आज हमारा टॉपिक है क्रेब साइकिल। लेकिन क्रेब साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बेसिक बातों को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देन हम लोग क्रेब साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या देखा था कि ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बन रहा है वो फर्दर या तो एरोबिक रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो एरोबिक रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एरोबिक रिस्पायरेशन में आपका लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल चलेगा। और अगर वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस है वहां पे, तो लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल नहीं चलेगा। वहां डायरेक्टली क्या होगा, आपका फर्मेंटेशन होता है। तो हम लोग आज एरोबिक रिस्पायरेशन के आगे वाला पार्ट, ग्लाइकोलिसिस के आगे वाला पार्ट, जिसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है कि जितना भी इंजाइम्स या इंटरमीडिएट या रिएक्टेंट की बात की जाए तो वो क्या होता है आपका टीसीए साइकिल का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, लेकिन एक एंजाइम जिसका नाम क्या है आपका सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज जो बोला जा रहा है, ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और इसको माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम भी बोला जाता है, किसको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और यही जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, यही क्या होता है आपका ईटीएस में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब आप आगे बढ़ते हो तो यही सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम वहां फॉर्म करता है, जिसको कि हम लोग FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी उसको बोल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर है मेम्ब्रेन, और ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, और ये है आपका मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोग बात करते हैं तो जितना भी एंजाइम्स जो आपका प्रेजेंट होता है क्रेब साइकिल का, या सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट, सारा का सारा इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो कहाँ प्रेजेंट है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, और यही जो है आपका ईटीएस में भी पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो क्रेब साइकिल है वो कॉमन पाथवे है किसके लिए, तो कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, प्रोटीन की बात की जाए, या फिर फैट की बात की जाए, सबके लिए एक कॉमन पाथवे होगा। यानी चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर प्रोटीन हो, या फिर फैट हो, उसको एक बार क्रेब साइकिल में जाना ही होगा अगर वो एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है तो। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है, इस कारण से हम लोग इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और ये सिट्रिक एसिड होता क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। यहाँ पे आप देखोगे सिट्रिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, तो 6 कार्बन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का यहाँ पे एक कंपाउंड है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोग और क्या बात करेंगे यहाँ पे कि क्रेब साइकिल के दौरान क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो फॉर्म किया जाएगा वो फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे ऑक्सीडाइज होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बन रहा है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और हम लोग इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द साइकिल में, जब साइकिल एंड करेगा तो आपका एसिटाइल ग्रुप का जो एक्सेप्टर है, अभी हम लोग साइकिल देखेंगे तो समझ में आएगा, एसिटाइल ग्रुप का जो एक्सेप्टर है उसको रीजनरेट किया जाता है। और एसिटाइल ग्रुप का एक्सेप्टर यहाँ पे क्या है हमारा, तो ओ ए या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोला जाए सिट्रिक एसिड हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल बोला जाए ओ ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात की जाए सिट्रिक एसिड होगा, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात की जाए ओ ए या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आप बोल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या बात किया था, आपका सबस्ट्रेट क्या हो सकता है। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि आपका ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, जिसको कि ग्लाइकोलिसिस बोल सकते हैं। और जो ये जो है आपका 10 स्टेप का पाथवे है, 10 स्टेप का पाथवे, जो कि मैंने आपको बताया है पहले। अब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज क्या हो गया, पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, और पायरुविक एसिड जो है किस में चला जा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा है। अब पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं।
क्यों लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए को फर्दर देखोगे ये क्या कर रहा है, क्रेब साइकिल में आपका जा रहा है। और ये जब क्रेब साइकिल में जा रहा है तो ग्लूकोज या ग्लूकोज में बोला जाए यानी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को लिंक करने वाला जो रिएक्शन को है उसको हम लोग लिंक रिएक्शन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनना ध्यान से, कि ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है, और पायरुविक एसिड जो है फर्दर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। अब वो एसिटाइल कोएंजाइम में जब चेंज हो रहा है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्या करता है, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल भी हमने बोला था किसको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है जैसे ही आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे एक साइकिल चलेगा जिसको कि बोला जाता है क्रेब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। इसी कारण से ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसको लिंक रिएक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को लिंक कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है, इसी कारण से इसको लिंक रिएक्शन भी बोला जाता है। अब देखिए होता क्या है, पायरुविक एसिड जो है आपका कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो पायरुविक एसिड जो है यहाँ पे होता है आपका 3 कार्बन का, और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है भाई। अब पायरुविक एसिड को हम लोग बोल रहे हैं 3 कार्बन का और एसिटाइल कोएंजाइम को बोल रहे हैं 2 कार्बन का, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, हो क्या रहा है, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है तो यहाँ पे होगा क्या, एक प्रोसेस होता है सबसे पहले डीहाइड्रोजिनेशन। अब डीहाइड्रोजिनेशन जैसे ही बोला गया तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, और अगर डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब रिस्पायरेशन पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन जो है दो टाइप से होता है, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम लोग बोलें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि या तो हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए या तो इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के एडिशन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं किसकी, आपका रिस्पायरेशन का, तो रिस्पायरेशन में हम लोग यही मानते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन जो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, NAD क्या है, NAD प्लस हम लोग यहाँ बोलें मोर बेटर। तो NAD प्लस क्या है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है, H प्लस को खींचेगा, है ना। ये क्या करेगा, जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से H प्लस को खींच लेगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपका H प्लस को खींचेगा तो डायरेक्टली NAD प्लस के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि H प्लस को खींच सके, इसके लिए कोई ना कोई हेल्प करेगा यहाँ पे। तो हेल्प क्या करता है यहाँ पे, पायरुविक या पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा, और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, H प्लस को खींच लेगा या एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और क्या करेगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा H प्लस को, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे NAD प्लस जो है NADH2 में चेंज हो गया। अब NAD प्लस NADH2 में चेंज हो गया, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। अब ऑक्सीडेशन के साथ साथ हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने बोला क्या, ये 3 कार्बन का है और यहाँ पे ये क्या है, 2 कार्बन का है। तो 3 कार्बन से 2 कार्बन जैसे ही चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी लॉस हो रहा है, और जैसे ही इस कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला करके हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे आप देखोगे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। एक ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसको डिहाइड्रोजनेशन भी बोल रहे हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल का प्रोसेस है जिसको डी कार्बोक्सिलेशन भी बोल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं TPP या फिर थायमीन पायरोफॉस्फेट
टीपीपी क्या है आपका, थाइमीन पायरोफॉस्फेट है। LAA या फिर हम लोग बोलें लाइपोइक एसिड एमाइड, क्या बोलेंगे, लाइपोइक एसिड एमाइड, LAA है, टीपीपी क्या है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। यहाँ पे फिर क्या है, मैग्नीशियम आयन यहाँ पे कोफैक्टर की तरह वर्क करेगा, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है आपका, एक जो ये इतना सारा एंजाइम आपको दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये, क्या है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यानी एक साथ बहुत सारा एंजाइम है और वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये क्या हो गया, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। कौन सा है आपका, लिंक रिएक्शन में। तो लिंक रिएक्शन में मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक साथ वर्क करेगा और क्या करेगा, पायरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो रहा है। अब देखो कि 3 कार्बन से 2 कार्बन हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक एसिड को एंजाइम ए भी आ रहा है। तो को एंजाइम ए क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या करता है आपका, ये एक लार्ज कार्बन का ग्रुप है, और ये क्या करेगा आपका कि आपका बेसिक सा जो भी कोई कार्बन का ग्रुप है या स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसको बस रिएक्शन में छोड़ करके आ जाएगा। रिएक्शन में कोएंजाइम ए कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी कोएंजाइम ए की जब हम बात कर रहे हैं तो कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा, एक मदर के जैसा है, और वो मदर क्या करती है, अपने बच्चे को स्कूल के गेट तक छोड़ के आ गई। ये जो आपका क्रेब साइकिल दिखेगा वो स्कूल का गेट है, तो कोएंजाइम ए गेट के अंदर तो नहीं जाएगी, लेकिन गेट के बाहर तक जो है इस बच्चे को, यानी कि आपका एसिटाइल ग्रुप है, उसको छोड़ के आ जाएगी। भाई छोटा बच्चा है, 2 कार्बन का है ना, तो इसको छोड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो छोड़ने के लिए कौन आ रहा है, यहाँ पे आपका कोएंजाइम ए आ रहा है। अब देखोगे यहाँ पे क्या होगा फर्दर, इसके बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन कौन करेगा भाई, तो कंबाइन करेगा यहाँ पे आपका, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, हाँ। अब यहाँ पे जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, ये क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन करेगा, है ना। अब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की जब हम लोग बात करें, कितने कार्बन का है भाई, तो ये 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है, तो ये 2 कार्बन का है ना। अब 2 कार्बन का और 4 कार्बन का, ये कितना कंपाउंड बनाएगा, कितने कार्बन का, तो ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएगा, जिसको कि सिट्रिक एसिड भी बोल रहे हैं। 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। अब 6 का कार्बन का कंपाउंड बन गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोएंजाइम ए जो था यहाँ पे वो हट जाएगा। वो मदर के जैसा है, तो मदर क्या होगा, मदर क्या करती है, स्कूल तक बच्चे को छोड़ दी, अब ये जो है इसका काम खत्म, अब ये स्कूल में जाकर के पढ़ेगा एकदम मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोएंजाइम ए जो है बाहर निकल गया। अब जैसे ही आपको जरूरत होगी मदर की, फिर से आ सकती है और फिर से वो जाएगी। अब यहाँ पे देखना कैसे होगा, कोएंजाइम ए यहाँ पे आ गया। अब कोएंजाइम ए जो आ गया है, बाहर चला गया है, ये क्या हो गया, यहाँ पे सिट्रेट बना दिया। अब सिट्रेट जो बना है, तो सिट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, या हम लोग क्या बोलें, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। यानी कि यहाँ पे होगा क्या, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिट्रेट वाले में। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी पहले बताया था, उसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सिट्रेट जो है किस में चेंज हो जाएगा फर्दर, सिस एकोनिटेट। अब सिस एकोनिटेट में जब सिट्रेट चेंज होता है तो होगा क्या, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा। यानी एक बार क्या होता है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम में जब सिट्रिक एसिड में चेंज होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका H2O का एडिशन होता है। यहाँ पे पानी आया और यहाँ से पानी निकला, तो यहाँ से पानी H2O रिमूव हो जाएगा। पहले क्या हो रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेप में H2O का एडिशन, देन आपका H2O का रिमूवल। अब H2O का एडिशन और H2O का रिमूवल से क्या हो जाएगा, एक आपका ऐसा कंपाउंड तैयार हो जाएगा जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो,
एक बार H2O का एडिशन, देन H2O का रिमूवल, फिर से एक बार H2O का एडिशन हो जाएगा। तो H2O का एडिशन हो गया। अब H2O का जो एडिशन होता है, यहाँ पे होता क्या है कि आपका एक आइसोमेराइजेशन हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आइसोसिट्रेट, यानी सिस एकोनिटेट जो है किस में चेंज हो गया, आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया। यानी सिट्रेट किस में चेंज हो गया, ओवरऑल आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया। और यहाँ पे हुआ क्या, सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में चेंज करने के लिए एक बार वाटर को हटाया गया, फिर से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे कितने कार्बन का है भाई, तो कार्बन यहाँ पे 6 कार्बन, ये भी कितना है, 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट तक तो आपका 6 कार्बन का है। अब इसके बाद क्या होगा, आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपका हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन का रिमूवल किस फॉर्म में होगा, तो NAD+ जो है किस में चेंज हो जाएगा, NADH2। क्या हो जाएगा, NAD+ किस में चेंज हो गया, NADH2 में चेंज हो गया। अब जो है आइसोसिट्रेट किस में चेंज हो गया, ऑक्जेलो सक्सिनेट में चेंज हो गया। और ऑक्जेलो सक्सिनेट भी देखो अभी तक तीन, आपका कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। अभी तक एक भी आपका कार्बन का रिमूवल नहीं हुआ है। 3 कार्बोक्सिल ग्रुप था, यानी 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 3 कार्बोक्सिल में से 3 को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कितना किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। अभी तक एक भी को रिमूवल नहीं किया गया। ऑक्जेलो सक्सिनेट में से जैसे ही हम लोग बोलेंगे इसके आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट जैसे ही आएगा, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट आपको याद भी होगा, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का है, तो 5 कार्बन का कंपाउंड है। और अल्फा कीटोग्लूटारेट में जैसे ही चेंज होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 कार्बन से जैसे ही 5 कार्बन में जाएगा, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा प्रोसेस, है ना। अब डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है, तो 2 सक्सेसिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 सक्सेसिव डी कार्बोक्सिलेशन। अब 2 सक्सेसिव यानी कि यहाँ पे भी एक बार डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और इसके बाद भी एक बार डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब चेंज होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका एक बार डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यानी कोएंजाइम ए है भाई, आया है फिर से। अब कोएंजाइम ए जैसे आया है, तो कोएंजाइम ए को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएंजाइम ए कैसा था कि कोएंजाइम ए एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या थी, एक मदर थी जो बच्चे को कहाँ तक छोड़ के आई है, स्कूल में छोड़ के आई है। बच्चा स्कूल में मस्त एकदम पढ़ रहा है, अपना जो भी एक्टिविटी है कर रहा है, बीच में क्या आया, लंच का टाइम आया। तो लंच का टाइम आया तो मम्मी जो है उसकी क्या लेकर के आई है, लंच लेके आई है, या फिर टिफिन लेकर के आई है ना। अब टिफिन लेकर के जो आई है, तो क्या हो जाएगा, कोएंजाइम ए यहाँ पे आएगा। और कोएंजाइम ए जो है क्या हो गया, जैसे ही 5th कार्बन, जैसे देखा कि भाई जो 6 कार्बन से कितना आ गया, 5 कार्बन, यानी कि बच्चे को भूख लग गई, एक कार्बन की कमी हो गई, तो यहाँ पे मदर आ गई है कोएंजाइम ए, और वो है क्या कर रहा है, यहाँ पे कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जो है यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक बार यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन और एक बार यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि हम लोग बोलेंगे ओवरऑल कितना हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यहाँ 5 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ कितना कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या है, NAD+ किस में चेंज हो जाता है, NADH2 में। अब NAD+ NADH2 में जैसे ही चेंज हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम में फर्दर क्या करता है आपका, सक्सिनाइल कोएंजाइम में फर्दर क्या करेगा आपका, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में चेंज हो जाता है। और यही एक प्रोसेस जो है, यही एक आपका जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, SLP होगा। और SLP जैसे ही बोला गया, GDP जो है GTP में चेंज हो जाएगा। अब GDP GTP में जैसे ही चेंज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका फर्दर ये क्या होता है, GTP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ADP के साथ कंबाइन करके GTP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप NCERT में भी बताया गया था, आप लोग ध्यान भी रखोगे यहाँ पे। अब सक्सिनेट बन गया। सक्सिनेट कितने कार्बन का है, यहाँ पे हमने बोला कि ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन, तो ये भी कितने कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन। अब जो है आपका डीकार्बोक्सिलेशन देखने को नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पे देखो क्या है, सक्सीनेट बन गया। सक्सीनेट से क्या होता है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें होता क्या है, FAD जो है FADH2 में चेंज हो जाएगा। और FADH2 जो चेंज हो रहा है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो कि मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, सक्सीनेट सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये जो है, ये वाला रिएक्शन पूरे का पूरा जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। देन क्या होता है, फ्यूमेरेट जो है मैलेट में चेंज हो जाएगा, मैलेट में चेंज हो गया, यहाँ पे भी आपका एक वाटर का लगता है। देन मैलेट जो है किस में चेंज हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज हो जाता है। और ऑक्जेलो एसीटेट में जैसे ही चेंज होगा फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAD प्लस जो है किस में चेंज हो जाता है, NADH2 में चेंज हो जाता है। NAD प्लस किस में चेंज हो गया, NADH2 में चेंज हो गया। अब जो है आप ओवरऑल आपने क्या देख लिया कि ये क्रेब्स साइकिल का ओवरऑल प्रोसेस जो है आपने एक तरह से देख लिया। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहला 1, ये आपका 2, ये 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10th स्टेप हो गया। ठीक है, यानी 10 स्टेप का पाथवे हम लोग इसमें देख रहे हैं। पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन, या हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम वर्क करेगा, क्योंकि सिट्रिक एसिड का या सिट्रेट का सिंथेसिस करना है, तो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम होगा। ठीक है, और ये जो है क्या है आपका एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपका अटैच हो रहा है और सिट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कहीं कहीं डिहाइड्रोजिनेशन कहीं पे कहीं हो रहा है, और कहीं कहीं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें डी कार्बोक्सिलेशन की, है ना, डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें, डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन होगा कहाँ कहाँ आपका, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा आपका स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। हमने क्या बोला था, सक्सेसिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा था क्या, 2 सक्सेसिव डी कार्बोक्सिलेशन, तो 2 सक्सेसिव क्या है, स्टेप नंबर 5 में, और स्टेप नंबर 6 में देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, 5 में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। डी कार्बोक्सिलेशन के बाद मैंने क्या बोला आपका, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन या फिर हम लोग बोलें ऑक्सीडेटिव या स्टेप बोल सकते हैं। अब डिहाइड्रोजिनेशन जो हो रहा है इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, इवन नंबर से याद रखोगे, 4, 6, 8, 10। अब 4, 6, 8, 10 जो हम लोग बोल रहे हैं, तो 4, 6, 8 और 10 में क्या होता है, एक स्टेप जो होता है आपका FADH2 के लिए होता है, और बाकी का जो स्टेप है जो 4, 6 और 10 जो है ये NADH2 से रिलेटेड है, ये भी आपका NADH2 से रिलेटेड है, NADH2 से रिलेटेड है। एक स्टेप में आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, जिसको कि SLP अगर बोला जाए, तो स्टेप नंबर 7 में है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये स्टेप नंबर 7 में SLP हो रहा है।
अगर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाए तो देखो ऑक्सीडेशन भी और डीकार्बोक्सिलेशन भी, तो ये तो ऑक्सीडेटिव स्टेप है और ये डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप है, तो कौन कॉमन है यहाँ पे? तो 6 नंबर स्टेप में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग याद रखोगे, पूरे के पूरे साइकिल को आप यहाँ से याद रख सकते हो। एक बार फिर से देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से डिटेल से एक बार पॉज करके वीडियो को देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे अदर कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, या फिर ऑक्जेलो एसीटेट है, या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट है, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है उसका क्या होगा? जैसे मान लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए है, अगर वो पूरी आपका क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया या नहीं जा पाया तो क्या हो जाएगा? ये ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, टर्पीन्स का फॉर्मेशन करता है, कैरेक्टनॉइड का फॉर्मेशन कर सकता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या कर सकता है? क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया, फोटोक्रोम हो गया, तो ये आपका फॉर्मेशन कर सकता है। देन अगर हम लोग बोले ऑक्जेलो एसीटेट जो है एल्केनॉइड, फिर पायरिमिडीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है वेरियस एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रखोगे और ध्यान रखोगे। आप जो है यहाँ पे पूरा जो है आप ओवरऑल इस तरह से ध्यान रख सकते हो। चाहे आपका सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो, फैट हो, प्रोटीन हो, आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अगर फैट है तो बीटा ऑक्सीडेशन होगा उसका, बीटा ऑक्सीडेशन से एसाइल कोएंजाइम में चेंज होगा, एसाइल कोएंजाइम में से 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम में चेंज होगा, और 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम में जो है एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। अगर हम लोग बात करें फर्दर तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन है, प्रोटीन एमाइनो एसिड में चेंज हो गया, और एमाइनो एसिड यहाँ पे मान लो कि एलेनिन का फॉर्मेशन हुआ, एलेनिन के पास कैपेसिटी होता है कि ये पैरविक एसिड में चेंज हो सकता है। अब एमाइनो एसिड बन गया, एमाइनो एसिड के बाद क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन भी एक टाइप का एमाइनो एसिड है, और ये क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस टाइप से आप पूरे के पूरे क्रेब साइकिल को ध्यान रख सकते हो। आपको मैं अगर फिर से पूछूं कि भाई डी कार्बोक्सिलेशन कितना स्टेप पे हो रहा है, तो 2 डी कार्बोक्सिलेशन है। एक बार ध्यान से देखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हो रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन 2 जगह पे आपको हो रहा है, और डी कार्बोक्सिलेशन 2 सक्सेसिव डी कार्बोक्सिलेशन है। किसमें किसमें? 5th और 6th में जो है डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। 5वां नंबर स्टेप और 6ठा नंबर स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि डिहाइड्रोजिनेशन कहाँ हो रहा है या ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इवन से आपको याद कराया था 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10। अब 4, 6, 8, 10 में आप क्या देखोगे कि आपका 4 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, 4, 6 और 10 नंबर जो है आपका NADH2 यहाँ से रिलीज हो रहा है, और जो 8 नंबर स्टेप है आपका FADH2 से रिलेटेड है। और 8 नंबर स्टेप ही एक ऐसा स्टेप है जो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट में चेंज हो रहा है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, क्योंकि इसका एंजाइम कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। ओवरऑल जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे आपको चलता है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए, एक आपका पायरुविक एसिड है, ये आपका पायरुविक एसिड है, ऊपर देखो ये आपका पायरुविक एसिड है। तो पायरुविक एसिड से अगर हम लोग कहाँ जाएं? क्रेब साइकिल के पास। तो पायरुविक एसिड से क्रेब साइकिल में कितना NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है? तो NADH2 का अगर क्रेब साइकिल में बोलें तो क्रेब साइकिल में कितना हो रहा है? तो हम लोग बोलेंगे NADH2 3 जगह हो रहा है। कौन कौन सा? 4, 6 और 10 में हो रहा है, और एक जो है आपका लिंक रिएक्शन में हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे टोटल जो है 4 NADH2 का प्रोडक्शन हुआ, अगर पायरुविक एसिड से बात कर रहे हैं तो। और अगर हम लोग बोलें कि FADH2 का, तो FADH2 का आपका एक ही जगह प्रोडक्शन हो रहा है 8th नंबर स्टेप पे, ये चीज ध्यान रखोगे। अगर हम लोग बोलें क्रेब साइकिल में, तो क्रेब साइकिल में 3 NADH2 का प्रोडक्शन होगा, 3 into 3। हम लोग अगर बोलें ATP का फॉर्मेशन, तो टोटल 9 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोग लिख ही सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे एक बार। जैसे अगर हम लोग एक लिंक रिएक्शन है, अब एक लिंक रिएक्शन में क्या हो जाएगा? एक NADH2 ETS में अगर जाता है तो ये क्या करेगा? आपका 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा वो मैंने बताया है आपको, ETS का वीडियो आप देख सकते हो। अगर एक FADH2 की बात करें, ETS में जाएगा
2 ATP का प्रोडक्शन करेगा। एक्चुअली ये 2.5 होता है, ये 1.5 होता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो है इन जनरल हम 3 और 2 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्रेब साइकिल में अगर बात की जाए तो क्रेब साइकिल में कितना एटीपी का NADH2 का प्रोडक्शन हुआ है? 3 NADH2 का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अब 3 NADH2 है तो एटीपी कितना होगा? 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? 9 ATP। FADH2 कितना है? FADH2 तो एक FADH2 है और एक FADH2 क्या करेगा आपका? 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 2 ATP बन जाएगा आपका। एक जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एक GTP बन रहा था वो ATP में कन्वर्ट हो गया और उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ATP और यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग बोलें तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 ATP, 12 ATP हो गया। यानी कि अगर हम लोग बोलें क्रेब साइकिल में, तो क्रेब साइकिल में अगर क्रेब साइकिल का जितना भी आपका है NADH2 या FADH2 या फिर GTP हम लोग बोल लें, ओवरऑल 12 ATP का प्रोडक्शन किया जा सकता है अगर ETS में जाया जाए तो। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका अगर पायरुविक एसिड से लेकर के चलें, एक पायरुविक एसिड प्लस एक लिंक रिएक्शन प्लस एक क्रेब साइकिल। एक पायरुविक एसिड का क्या होगा? लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल में जाएगा। अब देखो क्या होगा, लिंक रिएक्शन में कितना हो जाएगा? लिंक रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे आपका एक NADH2 बनेगा और क्रेब साइकिल में हम लोग क्या बोले? टोटल 12 ATP का बन रहा है। एक NADH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 ATP और यहाँ पे क्या हो गया? 12 ATP या फिर 12 ATP। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? 15 ATP हो गया। क्या हो गया? 15 ATP का प्रोडक्शन हो गया। अगर हम लोग बोलें कि एक से आपका 15 हो रहा है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक से आपका 15 हो रहा है पायरुविक एसिड से। अगर हम लोग बोलें कि ग्लाइकोलिसिस को एक साथ हम लोग ले लें, ये 15 ATP हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बोलें ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस का अगर हम लोग बोलें तो हम लोग क्या बोलेंगे? या तो आपका नेट गेन 6 ATP हो या फिर 8 ATP हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे 15 ATP है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिया जाए तो ये क्या करेगा? 2 पायरुविक एसिड में चेंज हुआ और 2 पायरुविक एसिड में चेंज हुआ, 2 लिंक रिएक्शन होगा और 2 क्या होगा? क्रेब साइकिल होगा। और जब 2 लिंक रिएक्शन और 2 क्रेब साइकिल होगा तो क्या हो जाएगा? 15 ATP का फॉर्मेशन हो रहा था पहले, अब क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या बोलेंगे? अब 30 ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 30 ATP प्लस ग्लाइकोलिसिस का ATP, ग्लाइकोलिसिस का क्या है? 8 ATP या फिर 6 ATP, ठीक है। अब 6 ATP या 8 ATP हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 38 ATP या 36 ATP। अब अगर ग्लाइकोलिसिस की बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस में आप क्या देखते हो? ओवरऑल जो नेट गेन ऑफ ATP है वो तो क्या होता है? 2 ATP हो रहा है। और हम लोग क्या बोलेंगे? 2 ATP के साथ साथ क्या हो रहा है? 2 NADH2 भी बना था और ये 2 NADH2 क्या करेगा? 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना करेगा? 2 3 जा 6 यानी कि 6 ATP का प्रोडक्शन करेगा। तो ओवरऑल हम लोग ग्लाइकोलिसिस में क्या बोलते हैं? 8 ATP का प्रोडक्शन हो गया। और अगर मान लेते हैं वो सटल सिस्टम जो आपका है, तो आपका जैसे ही सटल सिस्टम के थ्रू क्रॉस करता है, 2 टाइप का सटल सिस्टम होता है, तो 2 ATP का लॉस हो जाता है। एक सटल सिस्टम में 2 ATP का लॉस हो जाएगा और 2 ATP का लॉस होने से ही क्या होगा? आपका 36 ATP मिलेगा। और किसी किसी में जैसे कि जो सटल सिस्टम से अगर लॉस नहीं हो रहा है तो 38 ATP आपको ओवरऑल मिल सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टोटल जो है याद रख सकते हैं इसको।
अगर सटल सिस्टम की भी बात करें तो दो टाइप का सटल सिस्टम है, एक MAS है यानी मैलेट स्पार्टेट सटल सिस्टम, और एक है GPS। MAS को या मैलेट स्पार्टेट सटल सिस्टम को मोर इफिशियंट बोला जाता है और इसको लेस इफिशियंट बोला जाता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम है इसी में आपका 36 ATP बनेगा, और MAS में क्या होता है 38 ATP बनता है। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं अभी, तो मैं इसको डिटेल से नहीं बताऊंगा, नहीं तो अलग से एक वीडियो ही बना सकता हूँ इसके लिए अगर आप लोग बोलोगे तो।